चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इंडेस 41 एग्रीकल्चर टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक्स परचेज्ड 100 गॉट at an auction for rupees 1 lakh on 30th September 2001. Subsequent transportation cost were rupees 1000, that is similar to the cost X would have to incur to sell the got at auction. Additionally, there would be a 2% selling fee ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गॉट टू बी इनकर्ड बाय द सेलर। तो यहाँ पर हमें पता है जैसे हम गॉट को अगर हम खरीदते हैं तो जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स हम खरीदते हैं उसे मेजर करते हैं एट व्हाट, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, है ना। इसे मेजर करते हैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में। तो आप देखिए ना, आपने खरीदा कितने में, 1 लाख में खरीदा तो मानेंगे 1 लाख इसका फेयर वैल्यू है ना। क्वेश्चन है कुछ कहा नहीं, हम मानेंगे 1 लाख इसका फेयर वैल्यू है। और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया कितना, 1000 रुपीज का, सब्सेक्वेंटली आपका 1000 रुपीज सब्सेक्वेंट कॉस्ट भी लगा आपका, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट एक्स वुड हैव टू इनकर टू सेल द गॉट एट द ऑक्शन। मतलब ये क्या बात हुआ, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब आप खरीदोगे तो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा और जब बेचने को जाओगे तो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। आगे, एडिशनली देयर वुड बी ए 2% सेलिंग फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गॉड टू बी इनकर्ड बाय द सेलर। यानी अगर सेल ये वाला अभी नहीं लगेगा, ये ध्यान देना, ये सेलिंग फी, ये सेलिंग यानी सेल करते समय आपका खर्चा लगेगा। तो अभी परचेज करने पर आपका पैसा कितना लगा, आपके बैंक से कितना पैसा गया, पहले ये समझिए। सबसे पहले हम ये समझ रहे कि हमारा बैंक से एक तो 1 लाख रुपीज गया गॉट खरीदने का, 100 नंबर्स ऑफ गॉट हमने खरीदा, हमारा 1 लाख रुपीज वहां गया। और साथ ही साथ हमारा 1000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लगा। ध्यान रहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर इन्होंने बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन ये कहना चाहता है, हम क्वेश्चन को ओवरराइड नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये कहना चाहता है टू बी इनकर्ड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल, यानी खरीदते समय भी लगेगा, बेचते समय भी लगेगा। तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के ओवरऑल गॉट खरीदने का मेरा प्राइस कितना लग रहा है, 1 लाख रुपीज तो मैंने सेलर को दिया जिससे मैंने खरीदा, और साथ ही साथ मैंने 1000 रुपीज इनकर किया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो यहाँ पर अगर मैं समझूँ तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बैलेंसड अप्रोच से पहले समझाऊंगा, फिर आईसीए के हिसाब से जर्नल एंट्री जो है पास कर देंगे, क्योंकि बैलेंसड अप्रोच से समझाने में बहुत ईजी होगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे सबसे पहले कैश कितना गया, कैश पेड कितना किया हमने, एक तो 1 लाख रुपीज हमने कैश दिया, है ना, जिससे हमने खरीदा, और 1000 रुपीज हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड किया, यानी हमने 1 लाख 1000 रुपीज हमारा खर्चा लगा, माइनस पे आ जाएगा, ये खर्चा लगा। अब हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट जो है, तो थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। अब मान लो मेरा जो बायोलॉजिकल एसेट है, इस बायोलॉजिकल एसेट को मैं क्या करूंगा, मेजर करूंगा एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ये मेरा बायोलॉजिकल एसेट है ना, गॉट जो है 100 पीसेस ऑफ गॉट है मेरा, तो इसे मैं क्या करूंगा, मेजर करूंगा एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो यहाँ पर आप समझिए फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल का अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि 1 लाख की आपका फेयर वैल्यू, यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू कितना है, हम मानेंगे जिसमें हमने खरीदा वही फेयर वैल्यू होगा। क्वेश्चन अगर बताता तो अलग बात है, क्वेश्चन ने बताया नहीं आपको, तो मान लेंगे जो अपने प्राइस में खरीदा वो आपका फेयर वैल्यू है। और कॉस्ट टू सेल क्या लगेगा, कॉस्ट टू सेल क्या लगेगा, आप ये बताइए मुझे। क्या क्वेश्चन ये कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बेचते समय भी लगेगा, यस। यहाँ पर क्वेश्चन ने मेंशन किया कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारा सेलिंग करते समय भी लगेगा, बेचते समय भी लगेगा, और साथ ही साथ 2% सेलिंग फी भी लगेगा मार्केट प्राइस का, और जो हमें जो ऑक्शन करा के देगा ना जनरली उसे हमें देना पड़ता है, यानी हमें 2% का हमारा कमीशन चार्जेस लग जाएगा जिस ब्रोकर के थ्रू हम बेचेंगे। तो अल्टीमेटली ये 2% जो लगेगा किस पे लगेगा, मार्केट प्राइस पे लगेगा, आपको ये समझना है। यानी ये 1 लाख रुपीज पे 2% लगेगा, इसको नेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो आपको बेचेगा वो तो फेयर वैल्यू में सीधा 2% लेगा ना। तो 1 लाख का 2% कितना होगा, 2000 रुपीज हो रहा है, ये मुझे समझ में आया। यानी 1000 रुपीज मेरा बेचते समय भी, अभी खरीदते समय तो 1000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन का लगा ही है ना, बेचते समय मेरा लगेगा 1000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन का, और 2000 रुपीज मेरा कमीशन का खर्चा लग जाएगा, है ना, सेलिंग फी लग जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा जब मैं बेचूंगा तो मुझे 1 लाख रुपीज मिलेगा, समझ लो, क्योंकि मैं फेयर वैल्यू आज का 1 लाख मान रहा हूँ। और कॉस्ट टू सेल मेरा लगेगा 3000, 1000 ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा तब, और 2000 मेरा सेलिंग फी लगेगा, यानी 3000 रुपीज कॉस्ट टू सेल हो गया। तो डेट मीन्स कि आप समझ सकते हो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया।
फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल मेरा कितना हो गया 97,000। तो हमें पता है बायोलॉजिकल एसेट्स में पूरा हमने इंटायरली क्या पढ़ा कि बायोलॉजिकल एसेट्स हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, आप उसे इनिशियली मेजर करते हो एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह में हम जो कॉस्ट में मेजर करते थे, यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। यहाँ आप इनिशियली भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर करोगे और सब्सिक्वेंटली भी एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड भी आप फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर करोगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो आप यहाँ पर समझिए, मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या मुझे 97,000, क्या मुझे 97,000 पे मेजर करना चाहिए? यस, मुझे 97,000 पे मेजर करना चाहिए। तो मैं बायोलॉजिकल एसेट जो मेरा 100 गॉट है इसे मैं दिखाऊंगा कितने पे, 97,000 पे दिखाऊंगा। तो आपको कहीं कुछ सही नहीं लग रहा कि 97,000 में हमने बायोलॉजिकल एसेट्स को मेजर किया है यहाँ पर, और साथ ही साथ हमने पेमेंट किया 1,01,000 का, तो मेरा तो नुकसान हो गया यहाँ पर कितना, 4,000 रुपीज का नुकसान हो गया। तो मेरा पीएल में जाएगा लॉस ऑन परचेज, या फिर आप रीमेजरमेंट लिखो जो भी हो, मेरा 4,000 रुपीज का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड में मेरा बैलेंस शीट मैच कर रहा है, यानी अल्टीमेटली मैंने पेमेंट किया 1,01,000 का, 97,000 का मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स है, और 4,000 रुपीज का मेरा घाटा हो गया, क्योंकि इसे मैंने मेजर किया एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मैंने मेजर किया। आपको उम्मीद है समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आई हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसका डेट क्या है। बस आपने 30 सितंबर 2001 को आपने परचेज किया, ये आपने कब परचेज किया, ये हमने परचेज किया 30 सितंबर 2001 को आपने परचेज किया, 97,000 का आपने फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर कर दिया। तो अभी तक तो कोई टेंशन वाली बात नजर नहीं आई हमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31 मार्च 2002 की बात कर रहे हैं। 31 मार्च 2002 क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड होता है जनरली, है ना? यहाँ पर हम फिर से रीमेजरमेंट करेंगे किस पे, एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला। यहाँ पर इन्होंने बताया कि मार्केट वैल्यू ऑफ द गॉड इन द मोस्ट रिलेवेंट मार्केट इंक्रीजेस टू ₹1,10,000। यानी अब आपका फेयर वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 1,10,000 का फेयर वैल्यू हो गया आपका। आप चाहो तो वर्किंग में दिखा देना बाद में, मैं एक बार नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। 1,10,000 हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा 1,000 रुपीज, और आपका बेचने पर 2% मार्केट प्राइस का लगेगा। तो इस बार जो 2% लगेगा वो 1,10,000 में लगेगा, क्योंकि आपका फेयर वैल्यू 1,10,000 है। तो अगर आपका फेयर वैल्यू 1,10,000 है और आपका कॉस्ट टू सेल कितना होगा 1,000, तो ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा ही, साथ में 1,10,000 का 2% इस बार होता है 2,200, यानी 3,200 मेरा खर्चा लगेगा, है ना? तो 1,10,000 में मैं बेच पाऊंगा और 3,200 मेरा खर्चा लगेगा, यानी 1,06,800 मेरा हो गया क्या, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। आप चाहो तो मैं यहां पर दिखा देता हूं। 31 मार्च 2002 फेयर वैल्यू है 1,10,000 माइनस कॉस्ट टू सेल की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा हमारा, और सेलिंग फी लगेगा हमारा बेचते समय। सेलिंग फी लगेगा 2,200 और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा 1,000, यानी अल्टीमेटली कितना होगा 1,06,800 होगा। ये क्या, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कब, 31 मार्च 2002 को। चलिए, तो हमने 1,06,800 की हमने निकाला, यस। तो अब देखिए ये जो 97,000 का आपका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल मेजर हुआ था 30 सितंबर को, अभी 31 मार्च को फिर से हम रीमेजर करेंगे, और रीमेजरमेंट करने पर हमारा आएगा कितना, 1,06,800। ये हमारा आ गया फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 31 मार्च 2002 को 100 गॉट का, है ना? इतना आया, यानी आपका रीमेजरमेंट गेन हुआ। रीमेजरमेंट गेन कितना हो गया आपका, 97,000 से 1,06,800 हो गया। डेट मीन्स आपका यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 9,800 आ रहा है नजर, मुझे 9,800 का फायदा हो गया। तो ये मेरा फायदा कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, गेन ऑन रीमेजरमेंट 9,800 मेरा फायदा हो गया, चला जाएगा पीएल में। और अब मेरा 31 मार्च 2002 को 100 गॉट का प्राइस है 1,06,800। चलिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सिंपल लग रहा है, एकदम सिंपल अप्रोच से हो रहा हमारा। बस यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि हम हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, सिर्फ फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर करते हैं।
आगे बढ़ते, 1 जून 2002 को, अच्छा 1 जून 2002 को इसने क्या किया, सोल्ड किया 18 गोट, 18 गोट बेच डाला, कितने में, 20,000 में बेच डाला, और इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग गया 150 रुपीज, और साथ में इसका 2% ऑक्शनर का फी भी लगा ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट पेड बाय द सेलर। तो अल्टीमेटली इसका रियलाइज कितना हुआ, देखिए ना, 20,000 इसका पैसा आया, तो क्या हुआ, नेट कितना आया, नेट इसका इसमें 150 चला गया, 150 चला गया, हम यहाँ पर ही नेट कर लेते, क्यों बार बार एंट्री पास करेंगे, तो 150 इसका चला गया, तो मैं समझूंगा कि मेरे पास 20,000 आया ही नहीं, 150 उसमें से कट गया, और 2% ऑक्शनर का फी भी कट गया, 20,000 का 2% कितना होगा, 400, यानी मेरा आएगा 19,450 ही मेरे पास नेट पे पैसा आया। 18 गोट का मेरे पास नेट पे पैसा कितना है, 19,450। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 आए ही नहीं, उसमें से 150 ट्रांसपोर्टेशन का चला गया, और आपका 400 चला गया आपका किसका, ऑक्शनर फी का। तो डेट मीन्स हमारे घर आया 19,450 18 गोट को बेचने पर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो कैरिंग अमाउंट है, जून में हम थोड़ी ना रीमेजरमेंट करेंगे सारा का, नहीं, हम रिपोर्टिंग पीरियड एंड में करते हैं। तो जून में हमने बेचा है, इसमें से आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 18 गॉट्स सोल्ड। तो आप समझिए मेरी बात को, वापस से मैं रिपीट करना चाहता हूं, यहाँ पर हमने 18 गोट्स बेच दिया आउट ऑफ कितना, 100 गॉट। तो 100 गॉट का हमने वैल्यू रख के रखा हुआ है 106800। तो अगर हम इसमें से 18 गोट बेच देंगे तो प्रोपोर्शनेटली उतना आपका कैरिंग अमाउंट भी तो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने बेच डाला है। तो आप समझिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर में करें 106800 आपका 100 गॉट का वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1 गॉट का वैल्यू आएगा 1068। तो 18 गॉट का कितना वैल्यू आएगा, 19224। तो मेरा कहने का मतलब ये कि 19224 का हम गॉट डी रिकॉग्नाइज कर देंगे यहाँ से, ये डी रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी अल्टीमेटली ये डी रिकॉग्नाइज हुआ है ना, और आपका पैसा आया कितना नेट, इसको डी रिकॉग्नाइज करने पर 19450 आपके पास पैसा आया नेट पे, यानी जो सेलिंग फी लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सब हटाने पर नेट आपका 19450 है। तो हमारा फायदा हुआ या घाटा हुआ, हमारा फायदा हुआ, क्योंकि ज्यादा पैसा है, यानी 226 का हमारा फायदा हो गया। तो ये 226 का फायदा हम कहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 18 गॉट्स, है ना, कितना आया, 226 का हमारा फायदा हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बेसिक आपको पता ही है, अगर हम गॉट को बेच देंगे तो उसका जितना हमने जितना नंबर ऑफ गॉट हमने बेचा, उसका जितना हमने कैरिंग अमाउंट दिखा के रखा था, एक गॉट का कैरिंग अमाउंट 1068 दिखा के रखा था, तो 18 गॉट का कैरिंग अमाउंट हमने 19224 दिखा के रखा था। तो आपका उतना डी रिकॉग्नाइज होगा, और उसके बदले में जो आपका पैसा आया तो हमारा गेन या लॉस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप बताइए, अब हमारे यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, 106800 माइनस 19224, ये आएगा 87576। और ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये आपका कैरिंग अमाउंट ही हो गया ऑफ 82 गॉट्स, क्योंकि 100 गॉट्स हमारे पास था, 18 हमने बेच डाला, तो 82 गॉट्स का तो आपका कैरिंग अमाउंट हुआ। आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाय अगर आप 82 करोगे तो 1068 आएगा। तो यानी हर गॉड का हमारा वैल्यू अभी तक 1068 दिखाया हुआ है, जिसमें से हमने 18 गॉड्स को बेच डाला है। तो यहाँ तक तो कहानी खत्म, हमारा किस्सा खत्म होता है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। मुझे लगता है हमें जगह थोड़ा और चाहिएगा, एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नीचे भेजना पड़ेगा, और ये लाइन को मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या हो रहा है देखिए, 15 सितंबर, फिर 15 सितंबर 2002 को फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गॉट 82820। तो अब बताइए, क्या 15 सितंबर को हम वापस से फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर करें कि नहीं करें, नहीं करेंगे, ऑब्वियसली रिपोर्टिंग पीरियड एंड में मेजर करते हैं, है ना। एक बार मैं आपको लास्ट का लाइन एक बार मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, आप देखिए पर, पास जर्नल एंट्री सोर्स टू प्रोवाइड द इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर ऑल अबव ट्रांजेक्शन इंटरिम reporting periods are of 30 September and 31 March and the company determines the fair value on these dates for reporting। अच्छा, तो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड एंड यहाँ पर 2 होगा। क्वेश्चन ने हमें बोला कि इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड आपका है, तो रिपोर्टिंग पीरियड हमारा 2 होगा यहाँ पर, एक होगा 30 सितंबर और दूसरा होगा 31 मार्च। तो आपको ये ध्यान में रखना, 30 सितंबर को भी हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर करेंगे, क्वेश्चन ने कहा है,
और 31 मार्च को भी हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर करेंगे, क्वेश्चन का है ना। तो यहाँ पर 2 रिपोर्टिंग पीरियड हमें दिया, तो उसके हिसाब से हमें मेजर करना, कभी भी क्वेश्चन को ओवरराइड मत करना। आगे बढ़ते हैं फिर। 15 सितंबर 2002 को रिपोर्टिंग पीरियड एंड नहीं है, तो यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझना है। 15 सितंबर 2002 को हुआ क्या, जो रिमेनिंग गॉड थे उसका फेयर वैल्यू है 82820, हमें मतलब नहीं, हमें क्यों मतलब है। फिर आगे यहाँ पर देखिए 42 गॉट वेर स्लॉटर्ड ऑन डेट डेट, यानी ये वाला लाइन आपको गुमराह करने के लिए दिया, इसका कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 15 सितंबर को रिपोर्टिंग पीरियड एंड नहीं, इस दिन हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर नहीं करते। अब 42 गॉट वेर स्लॉटर्ड, स्लॉटर का मतलब आपको पता है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे उम्मीद है आपको पता है इसका मतलब क्या। 42 गॉट वेर स्लॉटर्ड ऑन दैट डे विद अ टोटल स्लॉटर कॉस्ट ऑफ ₹4200, है ना। तो 4200 रुपीज आपका स्लॉटरिंग का खर्चा लगा। एंड 42 गॉट्स आउट ऑफ जो 82 गॉट्स आपके पास था टोटल, क्योंकि 18 गॉट्स तो आपने बीच ही डाला है, तो उसमें से 42 गॉट्स आपने क्या किया, स्लॉटर किए, तो रिमेनिंग 40 रहेगा। इतना तो हमें समझ में आया, क्योंकि हमारे बुक्स में भी 82 गॉट्स है बैलेंस शीट में। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द carcasses ऑन दैट डे वाज ₹48,300, तो इसे तुम इन्वेंट्री कहेंगे, इन्वेंट्री की तरह होगी, है ना। 48,300 एंड द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल द carcasses इज ₹420, यानी हमारा जो इन्वेंट्री का वैल्यू है वो है 48,300, हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू है 48,300 जो कैरकेसेस उससे निकला, है ना। और इसको हम बेचने को जाएंगे ना, तो 420 हमारा खर्चा भी लगेगा, कॉस्ट टू सेल 420 हमारा खर्चा लगेगा। डेट मीन्स आपका मार्केट प्राइस यानी फेयर वैल्यू है 48,300 कैरकेसेस का, कॉस्ट टू सेल आपका 420, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इनका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल क्या है इन्वेंट्री का। तो आप देखिए 300 और 120 यानी 47,880 होगा ये, यानी ये आपका इन्वेंट्री का वैल्यू हो गया, ये हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू हो गया, ये हमें पता चला। और साथ ही साथ हमने स्लॉटरिंग करते समय ये खर्चा भी किए, 4200 का हमने स्लॉटरिंग करने का खर्चा भी किया यहाँ पर, तो चलिए वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर आप समझिए 42 गॉड्स को हमने स्लॉटर किया, तो आप बताइए कि अगर हम 42 गॉड्स को स्लॉटर करेंगे तो इसमें से 42 गॉड्स और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर मैं कहूंगा लेस स्लॉटरिंग ऑफ 42 गॉड्स, तो ऑब्वियसली बात है वही होगा, एक गॉट का 1068 का वैल्यू है, आप देख सकते हो 87576 डिवाइडेड बाई 82 कर लो आप, 1068 एक गॉट का आपने कैरिंग अमाउंट दिखा के रखा हुआ है। इसमें से 42 गॉट्स अगर आपका स्लॉटर हुआ है, यानी क्या मैं ये नहीं कह सकता 44856 का आपका गॉट स्लॉटर हुआ है, 1068 इंटू 42, 44856 का गॉट आपका स्लॉटर हुआ। चलिए ये तो मैं समझ में स्लॉटर हुआ, और इसकी जगह पे हम अभी इन्वेंट्री दिखाएंगे। ये स्लॉटर होने पर आपने बेचा नहीं है, आपने स्लॉटर किया, तो जिससे आपके पास इन्वेंट्री अभी पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ा हुआ है ना, इन्वेंट्री कितने का पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री जो हम दिखाएंगे वो भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में दिखाएंगे, इंडेक्स टू मत लगाना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 47880, 48300 माइनस 420, 47880 हमने ये दिखा दिया यहाँ पर। तो आप बोलोगे अच्छा स्लॉटरिंग ऑफ 42 गॉट्स में आपका इतना कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज हुआ और इन्वेंट्री हमारा जो इतने का रिकॉग्नाइज हुआ, लेकिन आप ध्यान से समझना साथ ही साथ हमारा एक और प्रॉब्लम आया, पता है हमारा कैश में खर्चा भी हुआ, कैश एक्सपेंसेस भी हुआ ऑन स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग में हमारा कैश एक्सपेंडिचर भी हुआ, ये इन्होंने बताया क्वेश्चन हमें कि खर्चा कितना हुआ, देखिए 4200 हमारा स्लॉटरिंग का खर्चा लगा, मानिंग हमने पेमेंट कर दिया जो खर्चा लगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर 4200 हमारा और खर्चा लगा है, तो अगर मैं इसको समझूँ ये 4200 का मेरा स्लॉटरिंग का खर्चा लगा एंड इतना का मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ स्लॉटरिंग गया, और मुझे इन्वेंट्री इतना रिकॉग्नाइज करने को मिला। तो डेट मीन्स वाट, मुझे ये समझ में आया, एक तो मेरा गॉट चला गया कितने का 44856 का, यानी 1068 इंटू 42 का मेरा गॉट गया गया, और इतने का 44856 का मेरा गॉट गया, और साथ ही साथ मेरा 4200 का स्लॉटरिंग का खर्चा लगा, तो यानी 49056 आ रहा दोनों का ऐड करने पर, और बदले में मैं इन्वेंट्री कितना दिखा पा रहा हूँ 47880 का दिखा पा रहा हूँ, यानी मेरा तो नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली 1176 का मेरा नुकसान दिख रहा है मुझे। तो ये जो नुकसान है मेरा 116 का, मैं कहूंगा ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा।
42 गॉट्स 1176। और मैं इसको यहाँ पर नीचे वर्किंग में भी दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गॉड्स स्लॉटर्ड, हमने कितने का कॉस्ट ऑफ गॉड स्लॉटर किया? 44856 का स्लॉटर किया हमने, है ना। तो इतना से आपका गॉट हमारा डी रिकॉग्नाइज्ड हुआ, इतना हमने स्लॉटर किया तो इतना का गॉट गया हमारे बैलेंस शीट में। ऑल्सो प्लस हमने ये तो गया हमारा, ऊपर से कैश भी हमारा गया, कैश भी हमने पेड किया, 4200 का हमारा कैश भी चला गया यहाँ पर। तो अल्टीमेटली कितना गया? 49056 का हमारा ओवरऑल हमारा खर्चा लगा। अब हम कहेंगे इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड, इसके बदले में हमें मिला क्या? हमने इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज किया नेट 47880 का, यानी ये गया इतना गया और ये आया इतना आया, तुम्हारा नेट लॉस कितना हुआ? 1176 का हमारा नेट नुकसान हुआ। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, आप क्या करते? अब ये 4200 जो है ना, सीधा 4200 आप नुकसान बता देते, सीधा 4200 हमारा स्लॉटरिंग का खर्चा लगा, ये कैश गया, नुकसान है हमारा। और दूसरा आप यहाँ पर ये बता देते कि इतना का गॉट गया और इतना का इन्वेंट्री आया, तो इधर आपका फायदा आ जाता। 44856 माइनस 47880, यानी 3024 का आपका फायदा आ जाता। तो आप इन दोनों को भी नेट कर सकते थे, 14200 माइनस 3024 1176 ही आएगा आपका ये, है ना। ये भी आप कर सकते थे, मतलब मैंने आपको दो तरीका बता दिया, एक तो आप गॉड का जितना कॉस्ट ऑफ गॉड स्लॉटेड और कितने का आपने इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज किया, फायदा दिख रहा है दिखा दिया, और यहाँ पर जो मेरा एक्सपेंडिचर लगा ये नुकसान है ना, इस ये थोड़ा ना एसेट बिल्डअप हुआ ये पेमेंट करने का, तो नुकसान फायदा मिला के नेट आपका 1176 ही आएगा। तो अब इस तरीके से भी कर सकते हो मैं, लेकिन इसको यहाँ पर काट देता हूँ, इसका जरूरत नहीं, चलो मैं इसको रब भी कर देता हूँ। मैंने आपको बस एक बार ओवरव्यू देने के लिए समझा दिया यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझिए हमारा कितने का बचा, 87576 माइनस 44856, यानी 42720 का हमारा गॉड बचा। और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ ये 42720 कैसे आया? 1068 का ही जो था आपका एक गॉड का केयरिंग अमाउंट इंटू 40 आप कर लो, 42720 ही आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर भी आपका ये क्या है? ये कैरिंग अमाउंट है ऑफ 40 गॉड्स, 1068 इंटू 40, है ना। ये स्टिल वही है, क्योंकि अभी तक रिपोर्टिंग पीरियड एंड आया ही नहीं आपका, है ना, रिपोर्टिंग पीरियड एंड आया ही नहीं हमारा, तो यही हमारा 1068 में चल रहा है। अब आगे हम देखते हैं, आगे आप देखिए आगे कौन सा डेट आ गया? अच्छा 30 सितंबर आ गया। क्या 30 सितंबर हमारा रिपोर्टिंग पीरियड एंड है? यस, क्वेश्चन ने बोला है। तो 30 सितंबर को हम मेजर करेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि 40 गॉट जो था हमारा, है ना, उसका मार्केट प्राइस हो गया 44,800। 44,800 आपका फेयर वैल्यू है, मार्केट प्राइस नहीं, फेयर वैल्यू है आपका। और लेकिन कॉस्ट टू सेल कितना लग जाएगा? 400 आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा और 2% आपका ऑक्शनर का फी लग गया, यानी 2%, 448 896 आ रहा है, यानी 896 आपका लग जाएगा फी 2% का। 44800 का 2% आप देख सकते हो, 448 896 होता है, परफेक्ट है। और माइनस साथ में 400 आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। तो मतलब आप समझिए ना, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितना होगा? 44,800 माइनस 1296 भी कर सकते हैं सीधा एक साथ ही। चलो 43504 आ रही है हमारा, यानी हमारा अभी 30 सितंबर रिपोर्टिंग पीरियड एंड को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितना आया? 43504 आया, है ना। चलो यहां पर भी बता देता हूं, 30 सितंबर फेयर वैल्यू ऑफ 40 कॉट्स 44,800 माइनस कॉस्ट टू सेल, तो ये हमारा 2% ऑफ 44,800 प्लस 400 हमारा नुकसान हो रहा है, यानी 896 और 400 का, यानी 1296 का हमारा कॉस्ट टू सेल लगेगा इसमें। तो ये आएगा 43504। फिर से चेक कर लेता हूँ आपके लिए, 1296
यानी 43504 आया, परफेक्ट। तो ये 30 सितंबर को आ गया 43504। तो अब बताइए हमें इसे मेजर करना पड़ेगा किस पे, वापस से 30 सितंबर को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर करना है हमें इसे मैं थोड़ा और नीचे रखता हूँ। तो यहाँ पर हम कहेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 30 सितंबर 2002 को कितना हो गया हमारा, निकाला हुआ है 43504। तो बढ़ गया ना, तो हम कहेंगे री मेजरमेंट गेन, गेन हुआ हमारा, बढ़ा हमारा, कितना का गेन हो गया देख लेते हैं। 42720, 784 का गेन हुआ है ना। और ये हमारा पीएल में चला जाएगा, गेन ऑन री मेजरमेंट कितना, 784 हमारा गेन ऑन री मेजरमेंट हो गया। और अल्टीमेटली हमारा यही 43504 हमारा लास्ट में फाइनली 30 सितंबर को रहेगा। एंड बैलेंस शीट हमने अच्छी तरीके से बना लिया। हाँ, आगे कुछ डेटा है नहीं, हमने बैलेंस शीट परफेक्ट तरीके से बना दिया। एक बार हम इनका आंसर चेक कर लेते हैं, हमने सब कुछ सही निकाला था क्या, सब कुछ तो सही लग रहा है। 784 भी आया था, देखिए 43504 भी आया, सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करने से हो जाएगा। तो चलिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं यहाँ पर 1 बाय 1। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, एक काम करते हैं क्वेश्चन के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये सारे हटा देता हूँ, ये सब अननेसेसरी दिक्कत देगा हमें। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होगा, जब हमने गॉड को परचेज किया, हमने परचेज किया था 1 लाख रुपीज दे के, और साथ ही साथ 1000 रुपीज हमने ट्रांसपोर्टेशन का भी दिया, यानी 1,01,000 हमने दिया। पर जबकि हमने उसे मेजर किया फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल मेजर करना है हमें, तो 97,000 में हमारा गॉट मेजर हो रहा है बायोलॉजिकल एसेट्स। तो सबसे पहला एंट्री तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर हम कहेंगे बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 97,000 आएगा, है ना। और टू बैंक हमने पैसा दिया कितना, 1,01,000 हमने पैसा दिया, तो लॉस आ गया। और जबकि हम इसे फेयर वैल्यू में मेजर कर रहे हैं, तो लॉस ऑन मेजरमेंट, या फिर अब री मेजरमेंट करो, लॉस ऑन मेजरमेंट लिखते हैं, मेजरमेंट लॉस आ गया हमारा कितने का, 4,000 का हमारा मेजरमेंट लॉस आ गया। और ये जाएगा कहाँ पर, ये ध्यान रहे, ये पीएल में जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आप चाहो तो पीएल बाय लॉस ऑफ मेजरमेंट, पर जरूरत नहीं, हम इसे यहाँ पर नहीं दिखाने की बजाय अब एग्जाम में क्या करना, यहाँ पर दिखा देना पीएल, पीएल के अंदर जाएगा ये। रुक जाओ, डेबिट डेबिट, यहाँ पर जाएगा 97,000 एंड यहाँ पर आएगा 4,000, अल्टीमेटली पीएल में चला गया हमारा। तो ये सबसे पहला एंट्री हमारा था, कब का, सबसे पहला एंट्री हमारा 30 सितंबर को हमने परचेज किया था, उस दिन का है हमारा, 30 सितंबर को हमने परचेज किया। तो पहला एंट्री हमने पास किया बहुत ही बेहतर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, आगे फिर क्या हुआ, 31 मार्च 2002, क्या ये रिपोर्टिंग पीरियड एंड है, यस ये रिपोर्टिंग पीरियड एंड है। तो इस डेट पे हम क्या करेंगे, हम इसे मेजर करेंगे आज के दिन, हम रिपोर्टिंग पीरियड में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हैं, है ना। क्लोजिंग डे हमारा, रिपोर्टिंग पीरियड एंड हमारा दो, एक 30 सितंबर, एक 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम क्या करेंगे, हमें दिखा कि 1,10,000, 1,10,000 का आपका फेयर वैल्यू था ना, 1,10,000 का फेयर वैल्यू था, जबकि कॉस्ट टू सेल 1,000, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 1,000 लग जाएगा, और 2% मार्केट पे आपका जो फी लग जाएगा बेचने का, यानी 1,10,000 में अगर हम 1,000 हटा दें 1,09,000 होगा, और 1,10,000 का 2% है ना, यानी 2,200 भी हमें हटाना पड़ेगा। और याद है हमने 1,06,800 डिटरमाइन किया था, हमने डिटरमाइन किया था ये ना, 1,06,800 हमने डिटरमाइन किया था। तो डेट मीन्स जहां 97,000 में पहले रिकॉग्नाइज हुआ था आपका बायोलॉजिकल एसेट्स, 97,000 में पहले हमने रिकॉग्नाइज किया था, अब इसका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया, 1,06,800 हो गया। तो क्या हमें 31 मार्च को हमारा फायदा हो रहा है, यस 31 मार्च को हम बायोलॉजिकल एसेट को इंक्रीज करेंगे कितने से, 97,000 से आपको जाना है, क्या हो रहा है,
97,000 से आपको जाना है 1,06,800 पे, यानी 9,800 का आपका फायदा हुआ। 9,800 का फायदा हुआ, ये हम यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं आपको कैसे हुआ। 1,06,800 माइनस 97,000, ये हमारा फायदा हुआ। और टू हम क्या लिखेंगे, गेन ऑन मेजरमेंट, गेन ऑन री मेजरमेंट, है ना, ये पीएल में जाता है 9,800। बस बात खत्म। तो हमने ये दो एंट्री अभी तक पास किया अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फिर आगे में एक बार इनका चेक कर लेते हैं। 97,000, 4,000, 1,01,000 परफेक्ट है। बायोलॉजिकल एसेट 9,800 टू गेन ऑन सेल, सेल नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, सेल नहीं होगा, ये आईसीए ने गलत लिखा है, ये गेन ऑन मेजरमेंट है, बेच थोड़ी ना रहे हम 31 मार्च को, है ना। तो 9,800 अभी तक हमारा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे फिर क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर, फिर नेक्स्ट आ गया आपका 1 जून। तो 1 जून को आपने क्या किया, 18 गॉट को बीच डाला। 18 गॉट आपने बेच डाला, कितने में, 20,000 रुपीज में आपने 18 गॉट को बेचा। और बेचने का आपका खर्चा हो रहा है, आपका बेचने पर ऑक्शनर का फी लग गया एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग के नेट हमारे हाथ में कितना आ रहा है, 19,450 ही तो नेट हमारे हाथ में आ रहा है। तो डेट मीन्स नेट हमारे घर आ रहा है 19,450। तो मेरा अगर जर्नल एंट्री आपको मैं बताऊं, आईसीए का भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, 30 जून था शायद, देख लेना। और आपका बैंक में पैसा आया 19,450, हमारा बैंक में पैसा आया, ठीक है, ये हमें समझ में आया। और यहाँ पर आप देखिए, बैंक में हमारा पैसा है 19,450, पर हमने देखा कि हमने मेजर किया हुआ था ऑलरेडी 10,6,800 पे, है ना। हमारा 100 गॉट्स का वैल्यू दिखाया हुआ था 31 मार्च को 10,6,800, क्योंकि 9,800 का हमने रीमेजरमेंट करके गेन हुआ था, क्योंकि हम हमेशा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे दिखाते हैं एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड। तो 10,6,800 का आपका दिखाया हुआ था। अब इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने का हमने बेचा, कॉस्ट ऑफ 18 गॉट्स सोल्ड कितने का हुआ, 19,224 का। तो क्या यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर टू कॉस्ट ऑफ, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो बायोलॉजिकल एसेट हमारा, जो बायोलॉजिकल एसेट हमारा कितने का गया, 19,224 का हमारा बायोलॉजिकल एसेट्स यहाँ पर चला गया। और अल्टीमेटली हमारा गेन आ गया ऑन सेल, ये वाला सेल है, ये पीएल में कितना आ गया, 226 आ गया। तो ये तो मेरा वाला एंट्री है, लेकिन ये वाला एंट्री आपको पास नहीं करना, ये तो सिंपल तरीके से हो रहा है। आपको मैं आईसीए के हिसाब से एंट्री पास करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में तो आईसीए का लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो आईसीए के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आईसीए के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के, क्योंकि आईसीए ने कॉस्ट ऑफ सेल, रेवेन्यू वगैरह दिखा है, तो मैं ट्रेडिंग, ये बनाना नहीं एग्जाम में आपको, बस मुझे समझाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का जरूरत पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का अगर मैं बात करूं, तो आप समझे मेरी बात को, हमारा जो बायोलॉजिकल एसेट्स है वो कितने का, कॉस्ट ऑफ गॉड सोल्ड कितने का हुआ। आप देखिए हमने 18 गॉड्स को बेचा, और 18 गॉड्स को बेचने का हमारा कॉस्ट कितना है, 19,224। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से इन्वेंट्री समझते हुए रूट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गॉड्स सोल्ड हम लिखेंगे कितने का, 19,224 का हमारा कॉस्ट ऑफ गॉड्स सोल्ड हुआ। और ये हमने बेचा कितना में, हमने बेचा इसे 20,000 में। तो 20,000 हमारा रेवेन्यू सेल प्राइस है, हमने 20,000 में बेचा, पर सेलिंग का खर्चा भी लगा, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होता ही है। तो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस लग गया, कितना लगा हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस, आपको याद है, हमने 18 गॉड्स को तो बेचा था 20,000 में, ये रहा। और 150 हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ऑक्शनर का फी 2% लगा 20,000 का, यानी 400, यानी 550 हमारा क्या डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस लगा, यस 550 हमारा डायरेक्ट सेलिंग का खर्चा लगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ गॉड सोल्ड हुआ 19,224 का, हमने रेवेन्यू बुक किया 20,000 का, अब सेलिंग का खर्चा भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा 550 आ गया। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, आप इसे ग्रॉस प्रॉफिट समझते सकते हो, जो भी आपका प्रॉफिट कितना है आप ये बताओ। तो आप देखिए 20,000 का रेवेन्यू, इधर 19,224 और 550, तो आप बताइए कितना हुआ, ये दोनों मिला के हो रहा है 19,724, यानी 19,724 का खर्चा 20,000 का रेवेन्यू, यानी फायदा कितना आएगा, 226 का फायदा आएगा। तो 226 का हमारा प्रॉफिट हो गया, ये मैं समझ में आया। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, तो बैलेंस शीट में मैं ये कहूंगा कि मेरा जो इन्वेंट्री है, सॉरी मेरा जो बायोलॉजिकल एसेट है, बैलेंस शीट में मेरा बायोलॉजिकल एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा ना, कितने का, 19,224 का मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे पास बैंक में पैसा जो है, बैंक में पैसा नेट कितना आएगा, देखिए 20,000 आएगा तो क्या हुआ, 550 आपका सेलिंग का खर्चा भी तो है, तो 19,450 आपका बैंक में पैसा आया, बायोलॉजिकल एसेट्स इतने का गया। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हुआ,
टू बैलेंस इट, है ना, कितने का 226 का हमारा ये प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हुआ बैलेंस शीट में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है 226 ही आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 226 आ रहा है। तो मैंने आपको एक इस एंट्री का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और एक बैलेंस शीट बनाया मैंने आपको, क्योंकि ये जरूरी था ताकि मैं जनरल आपको बना के समझा सकूं यहाँ पर। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे के हिसाब से मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि मेरा कॉस्ट ऑफ गॉट जो है उसका कितना कैरिंग अमाउंट का मेरा गॉट सोल्ड हुआ है वो मैंने दिखाया ट्रेडिंग अकाउंट में 19224। रेवेन्यू मेरा आया 20,000 का, तो मेरा 550 का ये आपका फेयर वैल्यू हो गया जो आपका पैसा आया, है ना। और 550 हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा, तो प्रॉफिट ये जो है ट्रांसफर हो गया बैलेंस शीट में 226। और अल्टीमेटली हमारा पैसा जो आया नेट 19450, और बायोलॉजिकल एसेट्स को हमने डी रिकॉग्नाइज कर दिया 19224 से। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। इसी से हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, मैं आपको अगर इसकी बात करूं तो मैं आपको कहूंगा कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ गॉड सोल्ड है ये कितना का 19224 का मेरा कॉस्ट ऑफ गॉड सोल्ड हुआ, और साथ ही साथ मेरा रेवेन्यू आया कितने का 20,000 का मेरा रेवेन्यू भी आया। साथ में सेलिंग एक्सपेंसेस का मेरा खर्चा हुआ कितने का, सेलिंग एक्सपेंसेस का मेरा खर्चा हुआ 550 का, है ना, 550 का मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ। और गेन ऑन सेल अगर मैं बोलूं, गेन ऑन सेल हुआ मेरा कितने का 226 का मेरा गेन ऑन सेल हुआ। ये मेरा एक एंट्री हो गया यहाँ पर, है ना, ये मुझे समझ में आया कितना मेरा एंट्री हुआ। एंड इसके बाद रुक जाओ एक बार, हाँ ये गेन ऑन सेल लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने आप ही आ जाता है, ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं क्यों आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप आगे जो कॉस्ट ऑफ गॉड सोल्ड आपने एक ध्यान से सुनिए आप, आपने कॉस्ट ऑफ गॉड सोल्ड आपने क्या किया, डेबिट किया, और आपने रेवेन्यू क्रेडिट किया, तो इन दोनों से अपने आप ही ये गेन आ जा रहा है। ये दोनों का नेट इफेक्ट देखो कि आपका गेन अपने आप ही आएगा। और फिर अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमारा जो बैंक में पैसा आया नेट, हमारा बैंक में पैसा कितना आया 19450 हमारा बैंक में पैसा आया। एंड साथ में हमारा बायोलॉजिकल एसेट जो है, अपना बायोलॉजिकल एसेट चला गया कितने का 19224 का अपना बायोलॉजिकल एसेट चला गया। तो आप यहाँ पर अभी देखिए क्या ये एक ही सिंगल जर्नल एंट्री में मैच हो रहा है, डेफिनेटली आपका एक ही सिंगल एंट्री में मैच हो रहा है दोनों सेट। अब इधर भी टोटल कर सकते हो, अब इधर भी टोटल कर सकते हो। 19450 20,000 39,224 होगा आपका, एंड ये भी 39,224 होगा। तो ये एंट्री हम पास कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये पुराने वाले से अगर मैं मैच कर रहा हूँ आपका, चलो मैं एक बार इसको ले लेता हूँ ताकि मैं आपको एक बार इससे इसको मिला सकूं। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन दोनों में क्या कंपैरिजन आप समझिए। क्या मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, यस मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया 19450 से। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या मैंने क्रेडिट किया 19224 से, यस मैंने बायोलॉजिकल एसेट्स को भी क्रेडिट किया 19224 से। अब ये जो गेन ऑन सेल है ना 226, ये पता किससे आया, ये गेन ऑन सेल आया आपका ये वाला, ये वाला और ये वाला। आप इनको नेट कर लो आप यहाँ पर, ये दो डेबिट हुआ 19224 और 550, यानी कितना 19724 डेबिट हुआ है, और रेवेन्यू आपका 20,000 है, और इसी से गेन ऑन सेल आता है। आप देख सकते हो ये तीनों एंट्री अगर मैं देखूं, ये तीनों एंट्री मैंने यहाँ पर डाला था ट्रेडिंग में, कॉस्ट ऑफ गॉड सोल्ड, रेवेन्यू और सेलिंग एक्सपेंस, ये तीनों डालने पर अपने आप ही 226 का गेन आ जाता है। यानी इंस्टेड मैंने प्रॉफिट की जगह पे, मैंने इसकी जगह पे मैंने क्या किया पता है, ये जो आपका गेन ऑन सेल है, ये गेन ऑन सेल है, इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ गेन ऑन सेल क्रेडिट जो मैंने किया 226, इसके जगह पे मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू। यानी कॉस्ट ऑफ सेल मैंने दिखाया 19224, और आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आया 550, और रेवेन्यू आया 20,000। और आप देख सकते हो इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस जो आएगा कितने का आएगा, डेबिट में आएगा, सॉरी डेबिट में आपका ज़्यादा है नहीं है, डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज़्यादा है। तो डिफरेंस आपका जो क्रेडिट में एक्स्ट्रा आएगा कितना 226 का आपका आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वही मुझे आपको समझाना है, मतलब आप ये ट्रेडिंग अकाउंट को समझोगे तो आप जर्नल एंट्री को आप इजीली पास कर सकोगे। इसी ट्रेडिंग अकाउंट से तो मैंने सारा जर्नल पास किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट का ये ऑब्वियसली डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा डेबिट हुआ। सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 550 डेबिट हुआ, यस हमारा डेबिट हुआ।
लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है एंट्री का, ये तो अपने आप निकल के आएगा, इसकी जरूरत नहीं, अपने आप निकल के आएगा ये, है ना, बैलेंसिंग फिगर में। रेवेन्यू क्या हमारा क्रेडिट हुआ 20,000, यस हमारा क्रेडिट हुआ रेवेन्यू 20,000। फिर आगे हम बात करें, ये तो अपने आप ही ट्रांसफर हुआ है पीएल का। और बैंक क्या हमने क्रेडिट किया कि डेबिट किया? डेबिट किया बैंक हमने 19450 से, बायोलॉजिकल एसेट्स हमने कम किया, है ना। तो बैंक आप देख लीजिए, हमने 195,450 से डेबिट किया और बायोलॉजिकल एसेट्स हमने 19224 से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर ये सिंगल एंट्री ही इनफ है आपके लिए, और ये आप निकाल सकते हो। आपको ऐसा समझ में नहीं आता शायद, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट आपको हेल्प करेगा इसे समझने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया ये चीज़, है ना। आपका ये एंट्री सिंगल एंट्री में ही आपका काम बन जाएगा। अब आपको मैं आईसीए का एंट्री की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है मैं आपको आईसीए का एंट्री भी आपको बताऊँ मैं। लेकिन आपको यहाँ पर आईसीए का एंट्री, ऑब्वियस सी बात है, अपना सबका अपना अपना तरीका होता है एंट्री पास करने का। तो आईसीए ने क्या किया, आईसीए ने अपने तरीके से एंट्री पास किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा गेन आया था ना, वो गेन को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। पहले इन्होंने क्या किया, गेन को रिकॉग्नाइज किया। बायोलॉजिकल एसेट्स 18 गॉट्स का, सिर्फ 18 गॉट्स का, सारा तो रीमेजर होगा नहीं, 18 गॉट्स बेच रहे हैं ना, तो उसको इन्होंने रीमेजरमेंट किया। क्या किया इन्होंने बायोलॉजिकल एसेट्स को देखा जाए तो 19450 में बेचा, और 19224 का बायोलॉजिकल एसेट्स कैरिंग अमाउंट था 18 गॉट का, तो यानी 226 का फायदा इन्होंने पहले ही रीमेजर करके दिखा दिया। यानी बायोलॉजिकल एसेट्स को इन्होंने 226 से बढ़ा दिया गेम दिखाते हुए। फिर बाद में वही कॉस्ट ऑफ सेल 19450, बायोलॉजिकल एसेट्स को 19450 से कम किया, एंड फिर वही कॉस्ट ऑफ सेल की जगह रेवेन्यू आया 20,000, बैंक में 19450 का पैसा है, सेलिंग एक्सपेंसेस 550 है। तो इन्होंने वही मेरा सिंगल एंट्री को 3 एंट्री में इन्होंने पास किया। और अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप तीनों से अब निकालना चाहोगे तो मेरा एंट्री निकलेगा, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या यहाँ पर बायोलॉजिकल एसेट जो है एक बार यहाँ पर डेबिट हुआ, यस बायोलॉजिकल एसेट्स एक बार डेबिट हुआ, और बायोलॉजिकल एसेट्स फिर आपका क्रेडिट हुआ 19450 से। मतलब मुझे पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल एसेट्स 226 से एक बार बढ़ाया गया है, और बायोलॉजिकल एसेट्स 19450 से एक बार घटाया गया है, और इसका ही कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट जो है ये 226 है। तो अगर मैं इसको हटा दूं कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट, और मैं देखो इसका नेट कितना हो रहा है, यानी 19224 से बायोलॉजिकल एसेट्स को घटाया गया है। एक तो हमारा ये रहेगा, ये हमें पता चला कि बायोलॉजिकल एसेट्स को 19224 से घटाया गया। तो चलिए अब यहाँ पर ये घटाने पर अब इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, और ये वाला बायोलॉजिकल एसेट्स घटा है, इसका भी काम नहीं है। मैंने ये लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह, ये 3 एंट्री की जगह 19224 आ गया आपका। चलिए क्योंकि 19450 226 का फर्क 19224 आया। फिर उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल 19450 दिखाया। तो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा लिखूँ, मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल इन्होंने डेबिट किया, 19450 डेबिट किया इन्होंने, है ना। और 19450 इन्होंने डेबिट किया, लेकिन ये 19450 डेबिट का जरूरत ही नहीं था। क्यों? क्योंकि 19224 से काम बन जाता, इन्होंने तो पहले इसको बढ़ाया ना। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाएगा क्या, 19224 आएगा हमारा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 19450 और ये 226 नेट ऑफ हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आपका 19224 होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। फिर आगे बैंक में पैसा आया कितना, 19450 का बैंक में पैसा आया। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने का दिखाया गया, 550 का सेलिंग एक्सपेंसेस दिखाया गया। रेवेन्यू दिखाया गया इन्होंने कितने का, 20,000 का रेवेन्यू दिखाया गया। और साथ ही साथ में आपका एक और क्या था, हाँ बायोलॉजिकल एसेट्स 19450 नहीं आएगा, बायोलॉजिकल एसेट आएगा 19224। तो यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल और बायोलॉजिकल एसेट्स को दिखाया, इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल और बायोलॉजिकल एसेट्स को 19450 दिखाया, मैंने 19224 दिखाया। बाकी अब देखिए इससे एंट्री जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे नहीं सर हमें तो आईसीए का ही एंट्री पास करना, तो ठीक है आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे याद कर लीजिए, है ना। आप इसे याद कैसे करोगे, ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको मन है याद करने का तो आपका उपाय है, मैंने अपना जो समझाया पूरा अच्छे से समझाया, ट्रेडिंग बनाया, बैलेंस शीट बनाया, फिर जर्नल पास किया। आप अगर बोलोगे तो आप भी यही करना, जितना सोल्ड कर रहे हो, जितना गॉट है सोल्ड कर रहे हो, उससे पहले रीमेजर कर लो। अगर आप जितना गॉट सेल कर रहे हो सब रीमेजरमेंट करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एसेट्स बढ़ेगा और गेन निकल के आएगा, गेन क्रेडिट होगा, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट होगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये कर लिया। फिर बाद में हम क्या करेंगे, हम वो जो बायोलॉजिकल एसेट्स है उसे हम घटाएंगे और उसकी जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल दिखा देंगे, क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ सेल करते हो तो बायोलॉजिकल एसेट्स घटता है हमारा, बायोलॉजिकल एसेट्स घटेगा तभी तो वो बिकेगा, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में हमारा ट्रांसफर हुआ, तो कॉस्ट ऑफ सेल टू बायोलॉजिकल एसेट्स हुआ। अब ट्रांसफर तो हो गया, वहां से बिकेगा, तो बिका तो रेवेन्यू आपका क्रेडिट हुआ, सेल हुआ, और रेवेन्यू की जगह आपका पैसा आएगा, तो बैंक में पैसा है, पर पूरा पैसा नहीं आया क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस भी लग गया, तो बैंक अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू। तो इस तरीके से भी आप समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज मैंने जो आपको करा है वो भी परफेक्टली फिट एंड फाइन है, आपके ऊपर है, आपको ये याद करना है, इसी के हिसाब से करना है तो भी चलेगा, मेरा वाला भी करेक्ट है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको पूरा ही 100% सिक्योर होना है तो ऑब्वियसली आप आईसीआई के साथ जाओ, लेकिन मेरा वाला भी पूरा परफेक्टली फिट एंड फाइन है, अल्टीमेटली कंक्लूजन दोनों का सेम ही निकलता है।
तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेरा फर्ज था, मैंने दोनों साइड से दोनों एंगल से आपको समझाया, क्योंकि मैं कहीं पर भी आपको डायलेमा में नहीं रखूंगा, मैं आपको डाउट में नहीं रखूंगा, ये हमारा परफेक्ट है। यहाँ पर इसका तो जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको कंपैरिजन के लिए समझाया था, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, अभी इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पर, या फिर रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, रख देते, काट के रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ तक जनरल हमारा क्लियर हो गया। अब आगे का हम जनरल देखते हैं, आगे क्या होना है हमारा। आगे अब देखिए फिर 15 सितंबर में हम पहुंच जाएंगे। तो 15 सितंबर को आपने क्या किया, 42 गॉड्स को स्लॉटर किया, और स्लॉटर करके फिर वो इन्वेंट्री बना आपके लिए, है ना। और वो स्लॉटर करने पर डेफिनेट सी बात है, आपका बायोलॉजिकल एसिड्स भी जो है वो भी आपका गया, क्योंकि वो बन गया इन्वेंट्री। और यहाँ पर साथ में आपका स्लॉटरिंग का खर्चा लगा 4200, है ना। तो ये आपका 4200 का खर्चा लगा, तो चलिए इसको भी हम एंट्री पास कर लेंगे आराम से। 15 सितंबर है, तो अब देखिए आपने 42 गॉड्स को स्लॉटर किया, है ना। तो 42 गॉड्स को स्लॉटर करने पर हमारा इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट होगा, और बायोलॉजिकल एसेट्स हमारा 42 गॉड्स का जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल जो एसेट है ये हमारा चला जाएगा 42 गॉड्स का। आपको याद है 1068 करके आपका पर गॉड का वैल्यू था, कैरिंग वैल्यू जो था, है ना। तो 1068 इंटू 42 हम कर सकते हैं, कितने का हमारा गया, यानी 44856 का हमारा बायोलॉजिकल एसिड्स गया। इसके जगह पे हम इन्वेंट्री दिखाएंगे, क्योंकि हमने कैरकसेस बनाया था ना उसका, है ना। और इन्वेंट्री हमारा जिसका फेयर वैल्यू में हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसी इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू कितना है, याद है 47880 आया था हमारा, क्योंकि कैरकसेस आपका 48300 का है, और 420 हमारा खर्चा लग जाएगा इसे बेचने पर। तो 47880 का हमारा इन्वेंट्री था, 47880 का हमारा इन्वेंट्री था यहाँ पर, ये हमें समझ में आया। एक और चीज आपको पता है, आपने खर्चा किया था 4200 का, है ना, स्लॉटरिंग का कॉस्ट लगा था। तो इसे मैं क्या करूंगा, ये खर्चे को मैं बैंक में दिखा दूंगा, मेरा पेमेंट हो गया, मैंने अज्यूम कर लिया मेरा पेमेंट हो गया, 4200 का मेरा खर्चा हुआ। तो अब अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो मुझे देखा कि 44856 का मेरा एसेट गया, और साथ में 4200 का मेरा कैश गया, यानी 49056 मेरा गया, और उसकी जगह पे मेरा आया कितने का, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ 47880 मेरा आया यहाँ पर। तो 1176 का मेरा यहाँ पर लॉस हो गया। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अब देखिए 44856 का मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स गया, 4200 का मेरा कैश गया, यानी 49056 मेरा टोटल यहाँ पर हो रहा है ना। और 47880 का मेरा इन्वेंट्री आया नेट पे, यानी 1176 का तो मेरा नुकसान हुआ है। तो अल्टीमेटली पीएल में ये मैं लिखूंगा लॉस ऑन, आप यहाँ पर लिख सकते हो, कन्वर्सन लिखो आप, है ना, जो भी लिखो, लॉस ऑन मेजरमेंट लिखो 1176 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तरीका। अब आपको ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर तो ये हो गया, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अब अगर मैं रफ में आपको एक और बात बताना चाहूँ, तो मैं इस एंट्री को पता ऐसे भी पास कर सकता था। मैं आपको सबसे पहले ये कहता कि मेरा जो इन्वेंट्री है, मेरा इन्वेंट्री जो बना वो बना 47880 का, ये मेरा इन्वेंट्री बना। और मेरा बायोलॉजिकल एसेट जो है वो मेरा गया कैरिंग अमाउंट में 44856 का मेरा गया। तो अल्टीमेटली मेरा फायदा हो गया, तो मेरा फायदा पीएल में जाएगा, वही गेन बोल के पीएल में चला जाएगा। कितना जाएगा, मैं दिखाता 47880 माइनस 44856 माइनस 44856, ये आ रहा 3024 का मेरा पीएल में चला जाता, ये पीएल में चला जाता। फिर बाद में मैं दिखाता एक्स्ट्रा से एक्सपेंसेस जो कि पीएल में डेबिट होगा 4200 में दिखाता, है ना, और टू बैंक 4200 दिखाता। तो अब देखिए ना यहाँ पर अल्टीमेटली जो पीएल है, ये दोनों पीएल, एक बार पीएल डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, तो अल्टीमेटली कितना 4200 माइनस 3024, यानी 1176 ही अल्टीमेटली आपका क्या हुआ, 1176 ही अल्टीमेटली आपका डेबिट हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा, तो वही तो यहाँ पर हुआ है, ये पीएल है 1176। और आप देख सकते हो 47880 आपका ये आया, और बाकी सारे भी आ गए, यानी ये कटा और इससे आया क्या 1176 नेट में। और बायोलॉजिकल एसेट्स आपका 44856 है, और बैंक में हमने दिखाया ये आपका 4200। तो ये वाला आप रफ में रख सकते हो, ये मैंने आपको दो एंट्री पास करके समझाया। अदरवाइज ये एंट्री आप क्या आईसीए के हिसाब से आप सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो, सिंपल एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अल्टीमेटली इन्वेंट्री बढ़ा, बायोलॉजिकल एसेट्स गिरा, और आपका बैंक से पैसा गया, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट या लॉस आ गया हमारा। तो सही है, तो चलिए 15 सितंबर को भी हमने हिसाब कर लिया।
अब हमारा बचता है 30 सितंबर लास्ट। तो 30 सितंबर को हमने रीमेजरमेंट किया था, याद है आपको, हमने रीमेजरमेंट किया था जो रिमेनिंग 40 गॉड्स हैं, रिमेनिंग 40 गॉड्स का रीमेजरमेंट हुआ था 30 सितंबर को। जर्नल एंट्री में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने। तो यहाँ पर अब देखिए 30 सितंबर को हमने 44,800 फेयर वैल्यू कहा, और साथ में हमने कहा कि 2% आपका लग जाएगा, 400 आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाएगा, अल्टीमेटली 43,504 का आपका वैल्यू बन रहा है, 43,504 का हमारा वैल्यू बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 42 कोट्स का हमारा कैरिंग अमाउंट जो है वो कितना रहेगा, क्योंकि इतना तो हमने 44,856 हमने डी रिकॉग्नाइज कर दिया। अगर हम अपने बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट को देखोगे तो 42720 आएगा, और ऐसे भी आपको पता चल जाता है। पता कैसे पता चल जाता है आपको, आप ये कहते हैं यहाँ पर ऐसे भी कि हमारा जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं वो हमारा 1068 करके, तो क्योंकि 31 मार्च को तो आपने रीमेजरमेंट किया था, उसके बाद तो अभी आज ही हो रहा है, तो 1068 इंटू 40 अब कर लो। तो ये आ रहा 42720 का हमारा बायोलॉजिकल एसेट्स अभी दिखाया हुआ है। लेकिन अब रीमेजरमेंट होने पर कितना हो गया, 43,504 का हो गया। यानी अब रीमेजरमेंट होगी ये 43,504 का बन गया। यानी गेन कितना हुआ, गेन कितना हुआ, 43,504 का बनने पर 784 का गेन हुआ हमारा। तो अल्टीमेटली हम दिखाएंगे कि यहाँ पर हम दिखाएंगे बायोलॉजिकल एसेट हमारा बढ़ा, डेबिट 784 टू रीमेजरमेंट गेन, और ये पीएल में चला जाएगा 784। ठीक है, बस ये वाला एंट्री हो गया यहाँ पर, और ये पीएल में चला जाएगा, ये कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि टफ है, बस मैंने टाइम ज़्यादा लिया, मैंने टाइम ज़्यादा लिया क्यों, क्योंकि हाँ ये टफ तो है क्वेश्चन, पर मैंने कोशिश किया कि मैं बैलेंस्ड अप्रोच लगा दूँ, साथ में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बना दूँ, फिर जर्नल बना दे, ताकि ईजी होगा। अब आपको ये अभी आसान नहीं लगी, अभी तो आपका दिमाग भारी हो जाएगा, यार इतना कुछ समझा है इसके अंदर, आपका दिमाग भारी हो जाएगा। लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और समझोगे, जो मैंने समझा है उसको वीडियो में आप अच्छी तरीके से देखोगे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अब अगर आप बोलोगे मुझे रिवाइज करा दो सर, तो मैं फटाफट रिवाइज करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको यहाँ पर। तो अगर आप रिवाइज करना चाहोगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया था, 97,000 में 100 गॉड्स को हमने दिखाया था, आपको याद होगा 100 गॉड्स हमने 97,000 में दिखाया था। फिर बाद में हमने क्या किया, इसको हमने रीमेजरमेंट करके 106800 बनाया था 100 गॉड्स को, है ना, ये बनाया था हमने 100 गॉड्स को, कब, 31 मार्च को, ये हमने बनाया। फिर बाद में इसमें से हमने क्या किया, इसमें से 18 गॉड्स हमने बेच डाला, तो रिमेनिंग कितना रहा हमारे पास, 82 गॉड्स हमारे पास रिमेनिंग रहा, है ना। तो अगर हमने इसमें से 1068 इंटू अगर मैं 18 करूँ तो मेरा 19224 का मेरा सेल हुआ था ये, और 82 गॉड्स मेरा बचा था, 1068 इंटू 82 87576 का मेरा ये गॉड बचा। अब इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 42 गॉड्स को स्लॉटर किया, मैंने 42 गॉड स्लॉटर किया, यानी 87576 का वही वापस से 1068 का 42 मैंने स्लॉटर किया, 44856 का मैंने स्लॉटर किया, और मेरा जो 40 गॉड्स एंड में था, है ना, उसका क्या आएगा 1068 इंटू 40 42720। तो आप देख सकते हो यही तो हमने सारा हर जगह यही तो लिया, 19224 लिया था, 44856 42720। मैं आपको दिखा भी देता हूँ शुरुआत से जर्नल एंट्री का अगर मैं बात करूँ। अब ये देखिए 19224 का हमने बायोलॉजिकल एसेट्स को कम किया था, है ना, और उसके बाद में आगे ये रहा 19224 हमारा कम हुआ था ना, फिर आगे 44856 का हमारा बायोलॉजिकल एसेट्स कम हुआ था जब हमने इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया था, और लास्ट में फाइनली 42720 का हमारा जो था वो हमारा मेजरमेंट हुआ था, और यही फिर बाद में रीमेजरमेंट हुआ, ये फिर बाद में रीमेजरमेंट होकर कितना बना 43506 बना, और इसी से हमारा 784 का फायदा आया था शायद, हाँ 784 का हमारा गेन आया था यहाँ पर, ये बना, और यहाँ पर भी हमारा गेन आया था 9800 का हमारा गेन आया था हमारा। तो ये सारा चीज़ हमने निकाला। फिर ये 19224 को हमने बेचा था, सेल किया था 19450 पे देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारा गेन ऑन सेल आया था 226 का हमारा गेन ऑन सेल आया था। तो सारा देखिए ना, खोल दिया हमने, पूरा खोल के रख दिया, और यहाँ पर हमने 44856 की जगह हमारा इन्वेंट्री क्रिएट हुआ था, इसका इन्वेंट्री क्रिएटेड हुआ था हमारा कितने का, हमारा इन्वेंट्री क्रिएट हुआ था 47880, बट कैश एक्सपेंडिचर भी हुआ साथ में 4200 का,
इन्वेंट्री क्रिएट हुआ तो कैश एक्सपेंडिचर भी 4200 का हुआ, तो जिससे हमें पता चला कि अच्छा 47800 का इन्वेंट्री आया तो क्या हुआ 4200 का कैश भी तो क्या, यानी अल्टीमेटली नेट इफेक्ट आया इसका 43600 का, है ना। और 44856 का हमारा ये गया गॉट स्लॉटर हुआ, तो 44856 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर रुक जाओ 47800 था ना, 880 था, 47880 था ये, देख लेते हैं एक बार वापस से। हाँ 47880 था, तो 47880 का हमारा इन्वेंट्री स्लॉटर्ड हुआ, इन्वेंट्री क्रिएट हुआ था स्लॉटर होने के बाद, और हमारा लेकिन पैसा भी तो गया 4200 का, यानी 43680 का ही हमारा नेट पे हमें मिला इन्वेंट्री देखा जाए नेट इफेक्ट, और उसमें हमारा 44856 हमारा इसका गया 44856 गया, यानी अल्टीमेटली 1176 का हमारा लॉस आया था। तो देखिए ना, मैंने इसी चार्ट के अंदर सब कुछ रख दिया आपका, इसी चार्ट के अंदर मैंने सब कुछ रखा आपका। आपको ये चार्ट कितना मदद करेगा, ये चार्ट से मैंने एक होता है ना हमारा एक अंडरस्टैंडिंग आ गया इसी चार्ट के अंदर, तो आप ऐसे बना के समझ सकते हो, समझने के बहुत तरीके हैं, बस आपको अपना दिमाग लगाना होता है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, 100% टाइम लिया हमने, पर हमने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कवर किया।